हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का टॉपिक है डिमेंशनल एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है कि द डायमेंशंस ऑफ शियर स्ट्रेस आर। यहाँ पर शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है। आपने प्रेशर पढ़ा है, प्रेशर जो कि होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर फोर्स जो है सो एरिया पर नॉर्मल लगता है। क्या होगा यदि ये फोर्स एरिया पर नॉर्मल ना लगे? तो सोच लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है, इस तरह से क्यूब है और इस पर हमने फोर्स इधर लगाया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाया एफ, और इसका एरिया जो है वो ए है, ये एरिया ए है। अब ये कुछ टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया अब जो यहाँ पर है वो कहलाएगा शियर स्ट्रेस। प्रेशर और शियर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? बस इतना ही कि ये फोर्स जो है सो नॉर्मल है, जो एरिया है इसको ऊपर से यदि हम फोर्स लगाएं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक इसी तरह का एक क्यूब है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से लगा रहे हैं एकदम नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब यहाँ पर जो है हमें प्रेशर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि इस डायरेक्शन को छोड़कर यदि हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो उसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। और वो टेंजेंशियल फोर्स यदि हम लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? यदि हम डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन तो दोनों का सेम है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। डायमेंशन तो ये नहीं देखता है कि नॉर्मल फोर्स है या टेंजेंशियल फोर्स है। तो इसलिए शियर स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो भी वही होगा जो प्रेशर का है, यही है जो प्रेशर का है। और प्रेशर का होता है प्रेशर फोर्स पर एरिया, तो फोर्स का और एरिया का लिख लीजिए। फोर्स है mlt-2, मास टाइम एक्सलेशन, एरिया है L2। कितना आ गया? m, एक तो एल ऊपर चला गया -1 -2। तो डायमेंशन यहाँ पर मास का 1 है, लेंथ का -1 है, t का -2 है। m का 1, लेंथ का -1, t का -2, ऑप्शन नंबर 4। आप ये देख लीजिए कि जो स्ट्रेस होते हैं ना, स्ट्रेस का जो बात करते हैं वो एक मैट्रिक्स होता है। मान लीजिए 2x2 मैट्रिक्स है, A B C D, या 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 ले लीजिए, A B C D E F कर दीजिए। तो इसका जो डायगोनल टर्म्स है, ये 3 को जो डायगोनल टर्म्स हुआ इसका यहाँ भी लेना पड़ेगा ना। ये डायगोनल टर्म्स कैसे हुआ? GHI, ये डायगोनल हुआ, F नहीं। इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं। GHI, इसका डायगोनल टर्म्स जो है ये ADI, ये कहलाता है प्रेशर, और ये सारे कहलाते हैं शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रेशर जो डायगोनल टर्म है, और शियर स्ट्रेस कहलाते हैं जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है। एनीवे, डायमेंशन के बारे में जो बात करना था, तो शियर स्ट्रेस का वही डायमेंशन है जो प्रेशर का है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है वैक्यूम का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगते हैं, फोर्स यहाँ पर Q1 चार्ज Q2 चार्ज है, तो वो फोर्स लगते हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं। और फोर्स को यहीं से आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है सो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन पर ए टेस्ट चार्ज, यही तो है ना। तो डायमेंशन के हिसाब से ये हो गया फोर्स Q टाइम्स E। एक तो Q तो कट गया यहाँ से, जस्ट चार्ज को Q रखते हैं, Q1 Q2 हटा देते हैं,
एक तो क्यू तो खत्म हो गया, ये आ गया ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको ई स्क्वायर करना था, तो हम क्या करें, इसको पहले तो ε0 ई ले लेते हैं, और इधर आया क्यू, ये 4π छोड़ देते हैं क्योंकि उसका डायमेंशन नहीं है आर स्क्वायर। एक यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चाहिए हमें, तब नहीं ε0 ई स्क्वायर आएगा। लेफ्ट में लिए हैं तो राइट में भी लेना पड़ेगा। लेफ्ट में तो आ गया हमें ε0 ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। राइट में क्यू बाय आर स्क्वायर, ई को लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, तो कितना हो गया एफ बाई क्यू, यहाँ से ई को लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, ये क्यू क्यू खत्म हो गया, एफ बाय आर स्क्वायर आया। एफ का क्या डायमेंशन है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही जो इसका डायमेंशन है, और एफ फोर्स का डायमेंशन है mlt-2। ये आर क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L2 ml-1t-2, यही आया। ये बिल्कुल वही है जो प्रेशर का आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ml-1 t-2 I0, आई का कोई डायमेंशन नहीं है इसमें। तो हालांकि यहाँ पर आप जो क्वांटिटी देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, लेकिन उसका डायमेंशन में कहीं भी आई नहीं आया क्योंकि क्यों ये सारे कैंसिल आउट हो गए। तो एक तरीका ऐसे है बनाने का। अब दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि आप यदि याद करो कि ये हाफ ε0 क्या होता है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। लाइट के पास, लाइट जब चल रहा है हमारे साथ आ रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका पीक वैल्यू है E0। तो उस लाइट के पास जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, वो कितना होता है, वो यही होता है हाफ ε0 ई स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी हमें पता हो गया, हाफ ε0 ई नॉट स्क्वायर क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। और ये हाफ का कोई मतलब नहीं है डायमेंशन के हिसाब से जब सोचे तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है, एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है वही होगा। और एनर्जी डेंसिटी बोल रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन कितना है, एनर्जी होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हुआ ml-t-2 और डिस्प्लेसमेंट में एक L और आ जाएगा, यहाँ लिख दिए, और वॉल्यूम L3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ml-1 t-2, ये आपका आया डायमेंशन, एग्जैक्टली सेम। तो आप इस मेथड को यदि आपसे याद रखते हो, ये तो याद रखना चाहिए आपको क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि हाफ ε0 ई स्क्वायर जो एनर्जी डेंसिटी है, तो हम इसका डायमेंशन सिंपली एनर्जी डेंसिटी लिख देंगे। और आपको ये भी याद होगा कि एनर्जी डेंसिटी वही प्रेशर एनर्जी भी है, यही प्रेशर भी होता है। डायमेंशन भी निकाल कर देख लो तो प्रेशर का ही है ये, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से ये एक तो एल हटा दो दीजिए तो फोर्स हो गया और एक एरिया हो गया। यही रेडिएशन प्रेशर भी होता है ना, यहाँ से यही रेडिएशन प्रेशर के बराबर होता है। नहीं, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नहीं ये ठीक है, प्रेशर ही है, प्रेशर एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। यार सरफेस टेंशन का बात कर रहे हैं, आपके पास एक फिल्म है, मान लीजिए सोप फिल्म है या कुछ भी है, तो इसमें एक सरफेस टेंशन है, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें तो ये पार्ट जो है इस पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है और ये पार्ट जो है इसको दूसरे पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है और ये आपस में रुके हुए हैं। तो ये फोर्स सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन यही फोर्स है जो सरफेस पर लग रहा है, लेकिन कितना बड़ा जितना बड़ा लाइन रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, राइट। तो सरफेस टेंशन डिफाइन करना है, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी बताना है, तो हमें लाइन पर तो डिपेंड नहीं रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कहेंगे यहाँ 4 मीटर लंबा लाइन है तो इतना फोर्स लगेगा, 3 मीटर लंबा लाइन है तो इतना फोर्स लगेगा। तो उससे बढ़िया हम कह दें पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है। तो सरफेस टेंशन जो है उसको इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि ये जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स,
जो फिल्म के दोनों साइड वाले पार्ट जो हैं एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से आप इसको यदि सरफेस टेंशन को हम गामा कहें तो गामा का सरफेस टेंशन आ जाएगा आपको फोर्स बाय एल का सरफेस डायमेंशन गामा का इतना आ गया। फोर्स का गामा डायमेंशन कितना है mlt-2, लेंथ का l, एक l खत्म हो गया, mt-2, इसमें l आया ही नहीं। मास का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -2, बस यही 2 आया, मास और टाइम का -2। आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, सरफेस एनर्जी सोप बबल हो या वाटर बबल हो वो हमेशा मिनिमम सरफेस एनर्जी बनाना चाहता है और इसलिए अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है, और मिनिमम सरफेस 3D में होता है स्फीयर का, इसीलिए वाटर जो है सो ड्रॉपलेट स्फीयर में बनाते हैं, सोप बबल भी स्फीयर में बनाते हैं। तो वो सरफेस एनर्जी कितना होता है, वो सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन टाइम्स सरफेस एरिया। ये तो सरफेस टेंशन मटेरियल का प्रॉपर्टी है और ये सरफेस एरिया सिस्टम चाहता है कि हम जितना कम से कम रखें उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा एनर्जी तब मिनिमम होगा। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी, जिसको इसका डायमेंशन कितना है mlt-2, ये फोर्स हुआ, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, और यही एनर्जी डायमेंशन नहीं ली, दोनों का एनर्जी सेम है, जितना वर्क डन करेगा सिस्टम उतना एनर्जी स्टोर्ड में होगा। सरफेस टेंशन मान लेते हैं गामा है, उसका डायमेंशन में पता करना है। यहाँ पर सरफेस एनर्जी क्या मैंने लिख रहा हूँ, सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस एरिया लिखना होगा ना, दोनों तरफ एनर्जी लिखा हूँ, ये एरिया है। तो एरिया का डायमेंशन क्या हुआ L2, यहाँ से आपको तुरंत मिल गया। सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया mt-2, ये L2 खत्म हो गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग विथ स्पीड v इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये जो एरोप्लेन चलती है और जब वो स्पीड से चलती है 800, 900, 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब जो थोड़ा बहुत भी एयर उसे 40,000 फीट पर मिलता है उसके वजह से भी अच्छा खासा उसे ड्रैग मिलता है, और ये ड्रैग जो है सो इसे v² के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर यही फार्मूला जो दिया हुआ है ये रियल में ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। यदि कोई बहुत ऊंचाई से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, रेन ड्रॉप जो है बड़ा वाला रेन ड्रॉप, उस पर भी यही फार्मूला फिट होता है। यदि ये ड्रॉप का साइज बहुत बहुत छोटा हो जाए तब वहाँ पर ये प्रोपोर्शनल भी होता है, वरना यदि बड़ा रहा तो v² ही होता है। और v² का मतलब समझ रहे हैं, आपका जितना वेलोसिटी बढ़ेगा ये ड्रैग फोर्स उतने ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। यही तो खैर है हम लोग जिंदा बचे हुए हैं, नहीं तो मेटेरियल जितने आते हैं उतने बड़े बड़े, ये v² नहीं होता नेचर में। तो ये ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, और बहुत ज़्यादा नहीं होता तो आसानी से धरती पर आ जाता है, वो जलता नहीं। ये ड्रैग फोर्स ये v² की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेटेरियल जल जाते हैं, क्योंकि उतना फ्रिक्शन जो उसमें प्रोड्यूस होता है हीट डेवलप होता है, उसमें आग लग जाता है, और धरती पर आने से पहले ही वो या तो जल के पूरी तरह राख हो जाता है या फिर बहुत छोटा पार्ट आके गिरता है। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन बताना है किसका, गामा का। तो यहाँ से देख लीजिए गामा क्या है, गामा है ये फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, और ये वेलोसिटी है। तो इसका डायमेंशन बताना है तो सिंपली हम इसका डायमेंशन बता देंगे। फोर्स का है mlt-2 और वेलोसिटी का है lt-1, लेकिन स्क्वायर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया L2t-2, ये तो खत्म हो गया। तो हमारे पास आया ml-1। इसमें टाइम का कोई डायमेंशन नहीं, मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन -1 और टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा, ढूंढिए इसमें से ml-1, ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी जो है लाइट का वो दिया जाता है S = E×H, ये फैक्टर प्रोडक्ट है। ये है इंटेंसिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, H है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका क्या होगा डायमेंशन, S का डायमेंशन क्या होगा, S का डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो E और H का डायमेंशन है। E और H का डायमेंशन है, E को हम लिख सकते हैं E0, H0 क्या पिक वैल्यू सिंपली, और हाफ भी मल्टीप्लाई कर देते, कोई फर्क नहीं, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हाफ एप्स, यहाँ पे ई नॉट है, एच को ई नॉट के टर्म में लिख सकते हैं, बी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लिखते हैं म्यू एच, ऐसे वैक्यूम में है तो म्यू नॉट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो बी जो है इसको हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं ई बाई सी, ये आपको याद रखना है, बी इज इक्वल टू ई बाई सी म्यू नॉट एच। तो एच कितना आ गया, एच आ गया ई बाई सी म्यू नॉट, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये तो ई नॉट हो गया, एच नॉट की जगह पर ये लिख देते हैं ई बाई सी म्यू नॉट, और यहाँ पर हम ई नॉट दे देते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये जस्ट पीक वैल्यू है, हाफ ई नॉट स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दें, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या आ गया हाफ ई नॉट स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट, नहीं सी नहीं, ऊपर में सी है नीचे में सी स्क्वायर है, और आपको पता होगा कि सी जो है सो स्क्वायर रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है मीडियम के दो प्रॉपर्टी पर, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी परमिटिविटी पर, और दूसरा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमेबिलिटी पर, और ये दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो है वो देता है 1/c। तो ये वैल्यू में रखने जा रहे हैं, म्यू नॉट सी स्क्वायर जो है तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये 1 ऊपर यहाँ पर चला जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट चला गया, और क्या है आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, ये क्या है, यही तो एनर्जी डेंसिटी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, और सी से मल्टीप्लाई कर दिया इंटेंसिटी आ गया। यहाँ इस फार्मूला को आपको मुझे लगता है याद रहेगा जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी जो है सो एनर्जी डेंसिटी टाइम सी होता है। तो यू एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी हुआ, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, और सी तो सी है स्पीड ऑफ लाइट है, एनर्जी हो गया mL(T-2), ये फोर्स हुआ, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्क का हुआ, वही एनर्जी का डायमेंशन है, वॉल्यूम L3, और यहाँ पर C स्पीड का डायमेंशन L(T-1). फाइनली इसको लिख देते हैं 1 और 2 3 L खत्म हो गया, आपको आया m और t का डायमेंशन -3, m का डायमेंशन 1, t का डायमेंशन -3, देखिए कहाँ है m, t का डायमेंशन -3, ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन को लेके आएंगे। थैंक यू।